हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का हमारे नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सीपीआर के बारे में कि एक्चुअली सीपीआर कमेटी क्या होती है। ठीक है। और यहाँ पे इस कमेटी को शुरू करने से पहले हम बताना चाहेंगे, यदि आप एज नर्सिंग डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं या फिर आप इमरजेंसी मैनेजर हैं या इमरजेंसी एचओडी है, तो आपको इसके ऊपर 100% फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये कमेटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल प्रोसेस होते हैं, जैसे आपकी बीएलएस ट्रेनिंग होगी, एसीएलएस ट्रेनिंग होगी, सीपीआर प्रोटोकॉल्स हो गया, मॉक ड्रिल्स हो गया। उसके लिए ये कमेटी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सीपीआर कमेटी के में की फ्रीक्वेंसी क्या होती है जब सीपीआर कमेटी हम कंडक्ट करते हैं। देखो, जो सीपीआर कमेटी जो हम कंडक्ट करते हैं वो हम मंथली बेसिस करते हैं। कैसे करते हैं? मंथली बेसिस पे। क्यों? जिससे कि हमारे यहाँ पे जो भी सीपीआर हुए हैं उसके डेटा को ऑब्जर्व किया जा सके। ओके। नेक्स्ट आता है आपके मेंबर्स। मेंबर्स, ठीक है। हाँ, एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि आप इसका डेटा कैसे कैप्चर करोगे, इसका पता होना चाहिए। आपने देखा हो, सपोज करो इमरजेंसी डिपार्टमेंट, आईसीयू या ओटी या फिर और आपकी किसी भी डिपार्टमेंट में, अदर डिपार्टमेंट में कहीं पर भी यदि सीपीआर प्रोटोकॉल फॉलो होता है तो आपको उसका डेटा कैप्चर करना है पर पेशेंट का। ठीक है। और वो आप कैप्चर कहाँ पे करोगे? वो करोगे आप एक्सेल सीट में। ठीक है, एक्सेल सीट के अंदर। नेक्स्ट अब बात करते हैं मेंबर्स के बारे में। जो सबसे पहले मेंबर्स होता है कौन? वो होता है आपका मेडिकल सुपरिटेंडेंट, जिसे हम चेयरमैन भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कौन सा? अनेस्थीसियोलॉजी, जो भी अनेस्थीसिया जो एचओडी है वो। ये कौन होगा? कन्वीनियर होगा। अगर ये चाहता है कि भाई मुझे कुछ चेंजेस करनी है या कोई भी प्रोसेस इंप्लीमेंट करनी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ये इंट्रोड्यूस कराएगा। मेनली जो एजेंडा आपकी कमेटी का होगा उसको इंट्रोड्यूस कराने का काम किसका होगा? वो अनेस्थीसियोलॉजिस्ट का होगा। ठीक है। नेक्स्ट जनरल मैनेजर। यहाँ पे दो आते हैं आपके, जनरल मैनेजर भी आ सकता है और दूसरा आपका क्वालिटी मैनेजर भी आ सकता है। होता क्या है कि मोस्टली कुछ हॉस्पिटल ऐसे होते हैं उनके अंदर को क्वालिटी मैनेजर अवेलेबल नहीं होता। पोजीशन अवेलेबल रहती है लेकिन क्वालिटी मैनेजर प्रेजेंट नहीं रहता, तो उस कंडीशन में जनरल मैनेजर भी इसका मेंबर बन सकता है। नेक्स्ट आता है कंसल्टेंट, यानी जो आपके आरएमओज होंगे। आरएमओ कौन कौन से होंगे भाई? आपके आईसीयू के होंगे, ओटी के होंगे, एमआईसीयू के होंगे, सीसीएम के होंगे, ईआर के होंगे, कैथ लैब के हो सके। ये सब आरएमओ, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में आरएमओ हैं वो सब इसके मेंबर्स हो सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस किस को बनाते हो। नेक्स्ट आता है ये कैजुअलिटी मेंबर, सॉरी, जो कैजुअलिटी मेंबर ये आपका ईआर वाला हो गया। ठीक है, जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट है उसका। और जो टोटल आरएमओज होते हैं आपके ये हो गए। नेक्स्ट आता है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट या मेंटर। देखो यहाँ पे आपने देखा, अगर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट अवेलेबल नहीं रहता तो वहाँ पे एक पोजीशन हो होती है, कौन सी? नर्सिंग मैनेजर। ठीक है। ये भी इसका मेंबर रहेगा। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हो या फिर नर्सिंग मैनेजर हो या फिर नर्सिंग इंचार्ज हो। ठीक है। उसके बाद नर्स ऑफ द वार्ड वेयर एवरी अकर। ये दूसरे जितने भी आपके आईसीयूज हो गए, इसके अंदर जो भी नर्सिंग स्टाफ वर्क करता है वो भी इस कमेटी का मेंबर्स होता है। उसको भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम एजेंडा की। एजेंडे की नॉलेज आपको क्यों होनी चाहिए? क्योंकि एक्चुअली मैं बताता हूँ आपको। सपोज करो आप किसी कमेटी में जा रहे हो और आपको यही नहीं पता कि उस कमेटी में क्या होना है, किस चीज़ के ऊपर बात होगी, तो आप कैसे उसकी प्रिपरेशन करोगे? जब आपको पता है यार, हाँ, कल हमारी सीपीआर की कमेटी है तो वहाँ पे कुछ एजेंडा डिस्कस भी होना चाहिए, तो मुझे भी कुछ अपने पॉइंट्स रखने चाहिए कि जो कि मेरे पेशेंट्स के लिए बेनिफिशियल हो। तो आप तैयार तो तब करोगे जब आपको पता होगा इस कमेटी के अंदर हम डिस्कस क्या करने वाले हैं। ओके। नेक्स्ट सबसे पहला था वेलकम ओपनिंग रिमार्क। ठीक है। ये टोर के बारे में भी मैं आपको बात बताऊंगा। यदि आपका कोई नया मेंबर ऐड होता है कमेटी के अंदर तो उसे कुछ टर्मोलॉजी को फॉलो करना होता है, यानी उसकी भी एक रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। उसको इंट्रोड्यूस किया कराया जाता है कमेटी के अंदर। नेक्स्ट आता है चेयरपर्सन। उसके बाद था रिव्यू ऑफ प्रीवियस मीटिंग मिनट्स। अब इसका मेन क्या है, इसको समझा दूँ मैं आपको। देखो क्या होता है, सपोज करो अभी सितंबर चल रहा है। सितंबर में आपको कोई कमेटी कंडक्ट करानी है सीपीआर की, लेकिन आपने अगस्त में भी कराई थी। तो अगस्त में जो एजेंडा के ऊपर आपने डिस्कशन किया था भाई, आपने उसके लिए 15 दिन का, 20 दिन का या 1 मंथ का टाइम दिया था।
कि इसके अंदर अंदर ये टास्क कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब वो टास्क कंप्लीट हुई या नहीं ये भी तो आप देखोगे। तो यदि आपके जो पॉइंट्स आपके क्लियर नहीं हुए, अभी वो पेंडिंग में है, तो इस कमेटी के अंदर, इस मंथ की जो कमेटी होगी उसके अंदर भी आपको उन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करना है कि भाई वो पॉइंट्स कवर क्यों नहीं हुए, उसके पीछे रीज़न क्या है। मैन पावर नहीं है, या फिर फाइनेंशियल इश्यूज़ हो रहा, या कोई बंदा उसको मंगा के नहीं दे रहा, अगर आ गया है तो मेंटेनेंस वाले इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। तो उन चीज़ों के ऊपर भी आप डिस्कशन करते हो। ठीक है। नेक्स्ट, कंफर्मेशन एक्शन आइटम्स। ठीक है। उसके बाद स्टेटस अपडेट्स, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अब आता है CPR ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेट। देखो क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो यदि आपकी मैं आईसीयू की बात करूं या इमरजेंसी की बात करूं, तो वहाँ पे जितना भी आपका नर्सिंग स्टाफ होता है और आरएमओज होता है, उसे BLS और ACLS की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, और CPR प्रोटोकॉल का भी पता होना चाहिए कि भाई इसमें कंप्रेसर कैसे करते हैं, कंप्रेस कैसे करते हैं, उसका ब्रीथिंग प्रोटोकॉल्स क्या है, क्रेस कार्ड का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसा है, क्रेस कार्ड से कौन कौन सी मेडिसिन ली जाती है, डी फैब का क्या रोल होता है, हमें पुश कैसे करना होता है, ये सब चीज़ें आपको अपने स्टाफ को बतानी पड़ेगी। ठीक है। और दूसरा, जो भी स्टाफ आपका अवेलेबल है इमरजेंसी में या आपका आईसीयू में है, वो सर्टिफाइड भी होना चाहिए। यदि आपके पास सर्टिफाइड नहीं है स्टाफ, तो आप कमेटी में डिस्कशन कर सकते हो, सर एक्चुअली हमारे पास जो स्टाफ अवेलेबल है वो BLS और ACLS सर्टिफाइड नहीं है, तो हमें कहीं उसे एक्सटर्नल कहीं ना कहीं उनको ट्रेनिंग करानी है और सर्टिफाइड कराना है। तो क्योंकि ये तो पॉइंट्स है, आप अपनी कमेटी के अंदर डिस्कस कर रहे हो। नेक्स्ट, ट्रेनिंग कैलेंडर प्लानिंग। अब आपने क्या करना है, मैंने ऑलरेडी बताया, आपके पास शेड्यूल हो या फिर आपके पास ट्रेनिंग कैलेंडर हो। ठीक है, कि भाई हम इस डेट को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर CPR के ऊपर ट्रेनिंग कराएंगे, या BLS या ACLS की ट्रेनिंग कराएंगे अपने स्टाफ को। आप ऐसा भी कर सकते हो, आप आउटसाइडर किसी को बुला सकते हो ट्रेनिंग के लिए जो कि सर्टिफाइड हो, उसको भी बुला सकते हो। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टाफ रिक्वायर रीसर्टिफिकेशन। अब आपने देखा कि आपने अपने स्टाफ को BLS और ACLS की ट्रेनिंग कराई थी 2 साल पहले। अब वो आपको देखना है कि जो आपका सर्टिफाइड है वो 2 साल के लिए वैलिड है या 3 साल के लिए वैलिड है। तो यदि वो कितनी उसकी वैलिडिटी है उसके नियर बाई पहुंच गई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से सर्टिफिकेशन कराना पड़ेगा, उनको दोबारा से ट्रेनिंग दिलवानी पड़ेगी। तो उसको भी आपको आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट आता है CPR ड्रिल्स या मॉक ड्रिल्स। देखो ये बहुत ज़रूरी है। अब जैसे CPR ड्रिल को या CPR मॉक ड्रिल को होता क्या है, देखो हम बोलते हैं कोड ब्लू, सुना है ना हमने, कोड ब्लू। कोड ब्लू का मतलब होता है ये आपकी CPR ड्रिल ही होती है, जिसे हम कोड ब्लू मॉक ड्रिल भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि बाय चांस सपोज करो कि आपके यहाँ पे कोई भी किसी भी फ्लोर के पर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस सिचुएशन में है, उससे कार्डियक अरेस्ट आया, उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम कोड ब्लू अनाउंस कराएंगे। कोड ब्लू में क्या होगा, जैसे कोड ब्लू अनाउंस होगा उससे रिलेटेड जो टीम मेंबर्स होंगे उस पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंचेंगे, और उस लोकेशन पे पहुंचने के बाद में क्या होगा, वो जो भी वहाँ पे पोजीशंस हो अपनी पोजीशन को लेंगे और अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। जब आपको कोड ब्लू टीम और कोड ब्लू मॉडल के बारे में बताऊंगा, तो टीम मेंबर के बारे में बताऊंगा, उनके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या उसके बारे में बताऊंगा, डीप हैप कैसे यूज़ होता है, कोड ब्लू की जो एक्टिविटीज़ को हम मॉनिटर कैसे करते हैं, उसका एनालिसिस कैसे करते हैं, रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, वो चीज़ें हम उस टाइम पे डिस्कस करेंगे। अभी तो मैं आपको ये बता रहा हूँ आपको कमेटी के अंदर डिस्कस क्या करना है। ठीक है, ये इनसे रिलेटेड आप कोई भी एजेंडा ले सकते हो जो कि आप अपनी कमेटी के अंदर डिस्कस करना चाहते हो। नेक्स्ट आ गया शेड्यूल ऑफ अपकमिंग ड्रिल्स। आपको पता 3 मंथ में 1 टाइम आपके यहाँ पे ड्रिल हो जानी चाहिए, जो भी मॉक ड्रिल है वो 3 मंथ में 1 टाइम हो जानी चाहिए। तो आपने जैसा सपोज सितंबर में आपने मॉक ड्रिल कराई है, CPR मॉक ड्रिल कराया है, तो अब आपको देखना नेक्स्ट वाली कब करानी है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक अपना एनुअली शेड्यूल बना लेना है कि किस किस मंथ आप किस किस टॉपिक पे ट्रेनिंग कराने वाले हो या मॉक ड्रिल कराने वाले हो। ओके। नेक्स्ट आता है फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट। ये बहुत ज़रूरी है। जब आप मॉक ड्रिल कंप्लीट हो जाती है आपकी, तो वहाँ पे फीडबैक भी लिया जाता है कि भाई आपको कैसा लगा, कौन को आप दूसरा जब आप गैप एनालिसिस करोगे आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि कौन कौन से गैप हैं और उसके ऊपर कैसे काम करना है, क्योंकि फीडबैक तो आप लोगों की जो चीज़ें आपने उनको बताई वो यूजफुल थी भी या नहीं। ओके। नेक्स्ट आता है आपका सी कोड ब्लू CPR इवेंट रिव्यू। यदि नंबर ऑफ कार्डिक अरेस्ट कैसे मैनेज, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, यदि आपके ऑर्गेनाइजेशंस में कितने कार्डिक अरेस्ट होते हैं मंथली बेसिस पे आपको डेटा कैप्चर भी करना है बहुत अच्छे से। ठीक है, उसके बाद उसका क्या आउटकम है उसको भी देखना है। नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंटेशन एंड क्वालिटी इश्यूज।
अब आपने देखा है कि हॉस्पिटल के अंदर सीपीआर की तो पॉलिसी अवेलेबल नहीं है। आपके पास में सीपीआर की पॉलिसी होनी चाहिए, सीपीआर का फॉर्म होना चाहिए, जिसे सीपीआर मॉनिटरिंग फॉर्म भी बोलते हैं। उन अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, कमेटी में डिस्कस कर सकते हो, सर हमारे पास में सीपीआर का फॉर्म अवेलेबल नहीं है, या सीपीआर की जो गाइडलाइन हमने डिस्प्ले नहीं की है, या सीपीआर की हमारे पास में पॉलिसी नहीं है, हमें तो ये चाहिए। तो आप क्या करो, खुद उसको डेवलप करो, या फिर आप किसी भी मैनेजमेंट के कैंडिडेट्स का हेल्प लेके भी उसे डेवलप कर सकते हो। या यदि आप खुद बनाना चाहते हो भाई मैं तो सीपीआर की गाइडलाइन जो पॉलिसी खुद बनाऊंगा, तो आपको क्या करना है, जो AHA है ना, अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन, उसकी गाइडलाइन को उठाओ, उसके बिहाफ पे अपनी सीपीआर कमेटी बना, वो क्या सीपीआर पॉलिसी बना लो, बात खत्म। नेक्स्ट आता है इक्विपमेंट। देखो ये बहुत ज़रूरी है, आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी कभी सीपीआर होता है तो वहाँ पे कुछ इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था क्रेस कार्ड, डिफेबुलेटर और एयरवे किट। अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है और ये इक्विपमेंट वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आप क्या सीपीआर करवाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। उसके बाद इन्वेंट्री एंड रिप्लेसमेंट नीड। यदि आपको लगता है कोई भी मेडिसिन आपकी चेंज होनी है या फिर पेशेंट की कंडीशंस हो रहा है तो उसकी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। मेंटेनेंस रिपोर्ट। अब मैंने ऑलरेडी बताया था, आपने गैप एनालिसिस किया, गैप एनालिसिस करने के बाद में आपने क्या, आपको रिपोर्ट तो बनानी पड़ेगी ना, आपको वही रिपोर्ट इंट्रोड्यूस करानी है। नेक्स्ट पॉलिसी प्रोटोकॉल, ठीक है। रिव्यू सीपीआर कोड ब्लू प्रोटोकॉल एज पर एनईबीएच और एच। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जो आपको पॉलिसी सीपीआर की पॉलिसी बनानी है, कोड ब्लू पॉलिसी बनानी है, वो आपको एनईबीएच और AHA गाइडलाइन के बिहाफ पे बनानी है, ठीक है। आप डायरेक्टली नहीं बना सकते, आपको कोई ना कोई रेफरेंस लेना ही पड़ेगा पॉलिसी बनाने के लिए। नेक्स्ट अपडेट रिसक्सेशन स्टैंडर्ड इफ, देख ये हो गया आपका। और डिसीजन ऑन द नोट डू नॉट रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी एथिकल कंसिडरेशन, छोड़ो उसको। अब आता है क्वालिटी इंडिकेटर, ये बहुत ज़रूरी है। एनालिसिस ऑफ द रिस्पॉन्स टाइम्स। देखो जब कोड अनाउंस हुआ, कोड अनाउंस होने के कितने टाइम के बाद में टीम उस लोकेशन पे पहुंची, वो टाइम देखो, उसका टाइम होता है विदिन 3 मिनट टीम आपकी वहाँ पहुंच जानी चाहिए। आपको लगा कम ने, तो आपने ट्रेनिंग भी कंडक्ट करा ली, ट्रेनिंग कंडक्ट कराने के बाद में आउटपुट आपको नहीं मिला, तो आप बोलोगे सर हमें आउटपुट नहीं मिला, हमें आउटसोर्स एक मॉडल करानी है। तो आप आउटसोर्स से भी किसी मेंबर्स को बुला सकते हो और ट्रेनिंग करा सकते हो। देखो मेरा इसको बताने का मेन पर्पज़ ये था कि जब आप कमेटी के अंदर जाए तो आपको पता होना चाहिए कि यार किन किन पॉइंट के ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं। अच्छा, चाहे क्लिनिकल स्टाफ हो चाहे आप नॉन क्लिनिकल स्टाफ हो, ओके। टीम परफॉर्मेंस एवोल्यूशंस, ठीक है, डेटा कलेक्शन रिपोर्टिंग। तो ये सब चीज़ें थी आपकी किस में, ये थी आपकी सीपीआर कमेटी के अंदर, ठीक है। आपकी कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। धन्यवाद।